नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह की क्लासों को शुरू करते हैं। आज सोमवार है और सोमवार से शुक्रवार अपनी कंटिन्यू क्लास आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थी चयनित होते हैं, खासकर वो विद्यार्थी जिनके पास में पढ़ने के संसाधन नहीं है। वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते कहीं पढ़ने। उनकी इच्छा बहुत होती है बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करें, बहुत अच्छा और उच्च स्तर का पढ़ें, लेकिन वो जा नहीं सकते और वो यहां से पढ़ के अपने उन्हीं सपनों को साकार कर सकते हैं, उन्हीं सपनों को जी सकते हैं। ऐसी ही एक स्टूडेंट कल मिलने आई जो स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय से 76 रैंक से चयन हुआ। मुझे जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने पूरी पढ़ाई यूट्यूब से की है। जैसे जीके के जो पोर्शन मैंने करवाए वो उन्होंने यहाँ से कर लिए, और कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं शिक्षक तो उनसे किए हैं। पेड कोर्स वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे, बाहर कहीं नहीं जा सकते थे, सेल्फ स्टडी की और अपने आप पे विश्वास किया। साल 2 साल मेहनत की और भैया झंडे गाड़ दिए और बातचीत के पॉडकास्ट में मेरे जस्ट सामने वाली सीट पे आके अपनी पूरी संघर्ष की कहानी, सक्सेस स्टोरी सुनाकर चले गए। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं अपने आप पे विश्वास करें। आपको किसी अन्य पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझ पे विश्वास करें, मैं ये कह रहा हूं आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, आपको अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना होगा और उसके अनुरूप आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। उसके निमित्त लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, मैं जुड़ जाऊंगा आपसे, और भी जो उसके निमित्त बनना चाहेंगे ना वो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। आप अपने आप पे विश्वास करें और अपने आप को झोंक दें, अपना सर्वस्व लगा दें कि हाँ हमारे पास में अब और कोई विकल्प है नहीं। यदि विकल्प होता तो हम उसे ट्राई कर चुके होते। और जो भ्रांतियां इधर उधर से फैले कि यूट्यूब से पढ़ के पढ़ाई नहीं हो सकती, ये वो, मैं भी कहूंगा नहीं हो सकती। हाँ, यदि नियमित पढ़ रहे हो आप और नियमित कोई शिक्षक क्लास दे रहा है तो वही तो आखिर पेड कोर्स आप लोगे। उसमें भी क्या होता है, ऑनलाइन क्लास ली जाती है, अपलोड की जाती है और वो आप लोग देखते हैं और नोट्स बनाते हैं। मैं उसी कंसेप्ट पे चलता हूं। मैं सिर्फ इसलिए फीस नहीं लेता हूं कि मेरा उद्देश्य और टारगेट यही है कि जो विद्यार्थी पेड कोर्स नहीं ले सकते उनकी भी उम्मीद की किरण में बना रहा हूं और उन्हें भी सफलता लेने का अधिकार है, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है। बाकी पेड कोर्स से किसी भी मामले में अपनी क्लासें पीछे नहीं है, आगे ही है। और अब तो देखो चयनितों की हर बार जो भी वैकेंसी में आप लोग देखोगे तो चयनितों की श्रेणी में अपने जीजीडीएन शामिल होंगे। यानी मैंने जिन सब्जेक्ट को पढ़ाने का आप लोगों के लिए जिम्मा उठाया वो आप लोगों के कवर करवा के ही मैं रहूंगा। ये इसलिए 2-3 मिनट लिए ताकि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस रहो और दिग्भ्रमित नहीं होना है। बस सबसे बड़ी बात है, दिग्भ्रमित नहीं होना है, नियमित रहना है, अपने आप पे विश्वास करना है, अपने गुरुजी पे विश्वास करना है और पढ़ते चले जाओ। सफलता कोई बाहर के लोग आके नहीं लेते हैं, आपको ही लेनी है। वो जो चयनितों की सूची है ना उसमें आपको ही अपने नंबर सजाने हैं। तो बस यही चीज है, करते चले जाओ, अपने आप पे विश्वास रखो। हाँ, नियमित रहना पड़ेगा, बस ये एकमात्र शर्त है आप लोगों के साथ। चलिए आज शुरू करते हैं। देखो अब इसमें जो है अपन ने भारत का भूगोल अपन शुरू कर चुके हैं और भारत के भूगोल के अंदर कल जो क्लास आई थी, कल मतलब यानी कि शुक्रवार को जो क्लास आई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़ाई है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में सभी देशों के साथ में जो जो अपने राज्य सीमा बनाते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करवाएं। याद तो हो जाने चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक से याद करवाए हैं और याद होने लायक ट्रिक से करवाएं तो याद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता तो उसको वहीं छोड़ देता कि हाँ हो गई भौगोलिक सीमाएं, लेकिन कई सारी चीजें उसमें बाकी है, कई सारी चीजें इसमें बाकी है, वो करनी जरूरी है। एक सामान्य सा प्रश्न बच्चों का कि सर सिलेबस में सिर्फ भौतिक प्रदेश दे रखा है, क्या हमें ये पढ़ना जरूरी है? हाँ भैया, परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। भौतिक प्रदेश तो तभी क्लियर होंगे ना जब आपको इनकी सीमाएं याद होगी, तभी तो आप लोग भौतिक प्रदेश, आप भौगोलिक सीमाओं को भौतिक प्रदेश से अलग नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है ये अलग से चैप्टर मिले ही मिले, लेकिन इसके सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से वही चीज करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में शामिल है। आप इसके लिए निश्चिंत हो जाए बिल्कुल, और आप तो अपने मैं जो करवा रहा हूं उसको घोट कर पी जाओ। आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है बिल्कुल। अब आप लोगों को कहते हैं ना, हाथ कंगन को आर सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैं तो यहां से जो आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, मैं यदि कुछ बोल के भी आप लोगों को बता रहा हूँ वो भी चीजें छपती है। पो बारे 25 एसआई के पेपर में छप चुका है, देख लेना। और टाबर मन बतायो गुरुजी आप डायलॉग छप गो, मैं क्यों है डायलॉग, तो क्या पो बारे 25, शाबाश, ये बात ठीक है। चलिए, और एसआई के पेपर के अंदर जीके और जो पोर्शन मैंने करवाया ना, आप चाहे आप वर्ल्ड जीके देख लो, चाहे आप राजस्थान जीके देख लो, आप लोगों को सारे प्रश्न मिलेंगे, चाहे कठिन से कठिन। मीम्स बन रहे हैं, अरे उदयपुर के वो अपने जालोर के शासकों के ये कहां से आया मीम्स। अपने जीजीडी वन लाइनर की जो जालोर और दिल्ली सल्तनत का टॉपिक दे रखा है उसके अंदर प्रथम 5 लाइनों के अंदर वो उत्तर है।
सीधा सीधा दे रखा है, इसके पुत्र ये, इसके पुत्र ये, चाचिक देव, उदय सिंह ये है, सामंत सिंह, कन्नड़ देव, यूं है भाई। कंटेंट वही पढ़ो जो सिलेक्शन दिलाए, अति से बचना है, सीमित पढ़ना है, लेकिन सटीक पढ़ना है, यही है सिलेक्शन का आधार। चलो बातें घनी होगी, हम करा इन शुरुआत भौगोलिक सीमाओं में कुछ चीजें बाकी है वो। अब देखो इनमें जैसे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश, अब देखो राज्य कितने भारत में, बताओ टाबरो फटाफट। मुख्य जबानी होना चाहिए, राज्य कितना है 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, केंद्र शासित अब है 8। ठीक है, तो ए चीजा तो मुख्य जबानी होनी चाहिए। अब देखो अगर थान में ट्रिक भी बताऊं, थान में डायरेक्ट भी बताऊं, ट्रिक भी बताऊं और सब तरीके में बताऊं, थान जो तरीको पसंद आवे नहीं बे तरीके याद कर लियो, झंडा गाड़ना है बस। देखो सब पहला अगर थे देखो तो और देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पहले ये जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया और ये बन गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, ये बन गए। फिर यहाँ से देखो चंडीगढ़ है और दिल्ली है, कितने हो गए 1 2 3 4। फिर ये दादरा नगर और हवेली, इसको जो है पूरा एक कर दिया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव इसको एक कर दिया फिर। ठीक है, तो ये एक कर दिया, कितने हो गए 5, लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार 7 और पुदुचेरी 8। तो टोटल कितने हैं अपने 8 हैं। ठीक है, 4 ऊपर बता दिए, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में, 4 दक्षिण में। ठीक, तो इस तरीके से याद रखो, ये मैप में भी स्थिति ध्यान में रखना इनकी। अब आते हैं अपन की डायरेक्ट, यदि इनकी राजधानी भी पूछे, इनकी आप लोगों को क्या पूछ ले, इनकी राजधानी भी पूछे तो भी ध्यान रखना। यहां पे एक एक चीज मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। देखो भाई साहब, नंबर 1 लद्दाख, ये सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा। ठीक है, कौन सा, लद्दाख। ठीक, इसके देखो आप लोग देखोगे ना, 2 इसकी राजधानियां हैं, एक कारगिल है और एक लेह है। ठीक है, एक कारगिल है और एक लेह है, ये भी ध्यान रखना है। एक इसमें ग्रीष्मकालीन है और एक है शीतकालीन है, एक है इसमें ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन है। पूछ ले ग्रीष्मकालीन कौन सी है, तो ग्रीष्मकालीन यानी बर्फ पिघलेगी ना, तो कारगिल ऊपर की तरफ है, तो ये तो है आपके ग्रीष्मकालीन, ये तो है ग्रीष्मकाल की है, और ये है लेह जो है ये शीतकालीन है, शीतकालीन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू, दोनों काउंट होती है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की दमन है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की दिल्ली है और पुदुचेरी की पुदुचेरी है। अच्छा, पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, जो 3 राज्य के अंदर है। अब ये कैसे, केरल में भी है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, ये भी मैं आप लोगों को चीजें क्लियर करवाने वाला हूं, सारी चीजें आएगी। अब आते हैं अपन अपने ट्रेडमार्क तरीके पे कि इसको और भी याद करने का तरीका हो सकता है क्या गुरुजी? बिल्कुल आसान तरीका यदि आप हमें बताओ तो वो भी हो सकता है क्या? बिल्कुल आसान तरीका भी आप लोगों के है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना। आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि चलो दिल दे दो, चलो दिल दे दो। कहा? लद्दाख जाकर, लद्दाख जाकर इसको याद करना है। चलो दिल दे दो आप, ऐसे करना, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाकर, इसको याद करना है। अब क्या ये कोई याद करने मतलब भारी है क्या? ये ऐसी तो चीज है नहीं कि आपको याद नहीं हो। चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाकर, अब ये बिल्कुल आसान है? हाँ भी आसान है। गर्मी क्या लग रही है? कट गयो ऐसी रिमोट, थोड़े टेम्परेचर बढ़ा दा और टेम्परेचर कम कर देते। हाँ चलिए, अब देखो यहां से आप लोगों को याद करनी है। यहां से कैसे याद करोगे? बिल्कुल आसान है। च यानी कि चंडीगढ़, क्या है? चंडीगढ़। अब ये ल से या तो लद्दाख ले लो आप, या तो लद्दाख ले लो या लक्षद्वीप ले लेना। ये दिल से दिल्ली, दिल से दिल्ली। अब ये दे दो तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन दोनों से क्या लोगे? दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ठीक है, इससे क्या आएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये भी लिखू क्या? दादरा नगर हवेली। ये इसके सामने ही लगा देता हूं यहां से। ठीक है, ये आप ऐसे ध्यान में रख लेना। ये आ गया। प से क्या लोगे? पुदुचेरी,
पहले इसको पांडिचेरी कहते थे, आप पुदुचेरी कहते हैं, पुदुचेरी आ गया। ये लद्दाख तो अपने आप दे ही रखा है, और ये क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। देखो कोई रह तो नहीं गया, देखो एक बार फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ये 7 8 ये काउंट करना, एक तो ये एक ये, और यहाँ पे 6 ये लिखे हुए हैं। तो चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाकर, बस लीला लहर पोवारे बच्चे, इतना सा याद करना है बेटा, इतना तो करना पड़ेगा। गुरुजी याद कौन वे, तो बेटा तने याद नहीं वे नहीं तो हाँ ध्यान रख लीजिए कि आपने पड़ोसी नहीं याद जी, तो अपारे घरों खुशियां पहला आने बिन घर में आ जाए, ठीक है। तो ये मतलब ये ऐसा है कि अपन ये नहीं चाहते कि उसके घर में खुशियां नहीं आए, उसके घर में खुशियां आए लेकिन पहले अपने घर में आए, ठीक है, ये जरूरी है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप लोगों को ध्यान रखना है भारत के पूर्वोत्तर राज्य, इनको पूर्वी राज्य भी कहते थे, पूर्वोत्तर भी कहते हैं, पूर्वोत्तर ज्यादा ठीक है क्योंकि ये कहां है, उत्तर पूर्वी जगह पे। अब ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर, 7 बहिनें। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है इन्हें। अब इसमें 7 सिस्टर में कौन कौन से हैं, देखो 7 सिस्टर में सीधे सीधे ध्यान रखो तो देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये तो है सीधा तरीका। दूसरा तरीका है मैप से याद रखो, मैप से भी इनकी स्थिति पता होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक गया हुआ है असम, इसके जस्ट दक्षिण में यहाँ पे आता है नागालैंड, फिर यहाँ पे आता है मणिपुर, मणिपुर के दक्षिण में यहाँ आता है मिजोरम, और ये फिर आता है त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, फिर यहाँ आता है देखो मेघालय, ठीक है, और फिर ये आ गया आप लोगों के सिक्किम, और पश्चिम बंगाल इसके इधर पड़ता है जिसको 8वीं बहन कहा जाता है। ये तो हो गए 7 सिस्टर, ये तो क्या है 7 सिस्टर। और आप लोगों को पूछ रहे कि 8वीं बहन किसे कहते हैं, बताओ 8वीं बहन किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल को कहते हैं। किसको कहते हैं, पश्चिम बंगाल को 8वीं बहन कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है भैया, इसमें भी एक ट्रिक है जो भाई साहब इतनी मजेदार है कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करना है, एक है थार ध्यान रख, जो अरुणा मामी, कौन है थारी अरुणा मामी है ना, तो उनकी क्या याद रखना है आपने को, अरुणा मामी का एटीएम, अरुणा मामी का एटीएम, ये याद रखना है अपने को, क्योंकि अपने को एटीएम की जरूरत पड़ेगी भाई, है किंग नहीं पड़े, एटीएम की जरूरत सबने पड़े, तो अरुणा मामी का एटीएम ये अपने को याद रखना है। अरुणा, अब अरुणा को है ना अरुणा भी कर सकते हो आप, वो क्यों करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो ये अरु, इससे तो आपको लेना है क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये ना इसलिए लेना है क्योंकि इससे अपन लेंगे नागालैंड, इससे क्या लेंगे नागालैंड, या ये माँ मी दो लिखे हुए, एक माँ से तो लेना है अपन को मणिपुर, और एक से लेना है मिजोरम, एक से तो क्या लेना है अपने को मणिपुर, और एक मी से लेना है अपने को मिजोरम, क्या लेना है मिजोरम लेना है, ठीक है। फिर एटीएम, ठीक है, एक ए से तो अपन लेंगे असम, टी से अपन लेंगे त्रिपुरा, टी से क्या लेंगे त्रिपुरा, और एम से लेंगे मेघालय, एम से लेंगे मेघालय। तो ये हो गए आप लोगों को 7 सिस्टर, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अरे अरुणा मामी का एटीएम है वो आपको ध्यान रखना है उसका, बस आप लोगों को 7 सिस्टर याद हो गए। 8वीं बहन का दर्जा किसे दिया जाता है या किसे कहते हैं 8वीं बहन, तो वो पश्चिम बंगाल को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये जो खाली जगह दिख रही है ये वेस्ट बंगाल है, ये पूरा ये यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, क्योंकि ये भी देखो इनसे जुड़ा हुआ है एक तरीके से, यहाँ पे देखोगे तो ये इससे जुड़ा हुआ सा है, तो इसको 8वीं बहन कह दिया जाता है। इज दैट क्लियर, यहां तक मामला क्लियर है, एकदम दिमाग के अंदर बिठा लो। आपको केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए, आपको 7 सिस्टर याद हो गए, पूर्वोत्तर के 7 राज्य याद हो गए। स्क्रीनशॉट लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, अब भारत के सबसे बड़े जिले पूछे ना तो 3 जिले आप लोगों को याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, 3 जिले, कच्छ, लेह और जैसलमेर, ये क्रमशः है। और यूं याद नहीं रहे तो यहां ध्यान रख लीजिए कि फ्री पढ़ाने वास्ते निःशुल्क और कंटिन्यू पढ़ाने वास्ते चाहिए कलेजो, क्या चाहिए कलेजा चाहिए, क्या चाहिए कलेजा, ये देखो कलेजा याद रखना तो फिर ये आपको याद हो जाएगा कलेजा, ठीक है। ये हो गए आपको भारत के 3 बड़े जिले, एकदम अच्छे से आसानी से याद हो गए।
ठीक है। अब देखो, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, एकमात्र जिला कह रहा हूं मैं, राज्य नहीं कह रहा, एकमात्र जिला कह रहा हूं, वो जिला है यूपी का। और कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला है। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला है, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन है? एक तो एमपी से बनाता है, एक तो झारखंड से बनाता है, एक छत्तीसगढ़ से बनाता है, एक बिहार से बनाता है। ये सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जो भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाए। राज्य अलग है। यदि ज्यादा बॉर्डर लाइन पूछे आपको कि भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है, तो फिर आएगा यूपी। यूपी 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश अलग से, तो वो यूपी आएगा उसमें। ठीक है। फिर बाद में असम आता है, असम 7 से बना लेता है, लेकिन वो चीजें जो है वो राज्य के बारे में, ये जिले के बारे में। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं, वैसे ले लो फटाक से। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब आ गया भैया वही प्रश्न जो मैंने बताया है। भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, वो याद रख लेना। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, 8 राज्य में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटा है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान। ये हो गए आप लोगों के 8 राज्य। ये कौन से हैं? 8 राज्य है। और ये एक दिल्ली जो है वो क्या है भैया? दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली दिल वालों की। मेरा मोबाइल चुरा लिया था इन दिल वालों ने। क्या, गया था मैं किसी इवेंट में दिल्ली में, इवेंट से फ्री हो गए, साथ में थे राम निवास जी और एक हमारे पब्लिशर थे। कि चलो गुरुजी अक्षरधाम घूम के आते हैं। मैं चलो, तो कि चलो गुरुजी मेट्रो में चलेंगे। मैं चलो, मेट्रो में गया, बढ़िया इवेंट रहा, फोटो वोटो देखता क्या, हाँ अब अक्षरधाम आने वालों है कि द्वारका वगैरह आवे भाई, अक्षरधाम आने वालों है क्या, हम मोबाइल जी को है नहीं जेब में डालता, और जेब में डाला, मुझे याद तक है कि जेब में डाला, और जस्ट ट्रेन रुकी, रवाना हुई, और जस्ट 2-3 मिनट बाद में मैंने वापस चेक किया, मोबाइल नहीं था। और मैं सोचूं कि दिल्ली में अगर मेरा मोबाइल चोरी हो सकता है ना, जो मैं इतना अवेयर रहता हूं, मेरा हो सकता है, तो भैया किसी का सेफ नहीं है। इसके बाद में दिल्ली के मेट्रो में बैठा ही नहीं आज तक। जाता हूं तो मैं वहां पे कैब कर लूंगा, लेकिन दिल्ली की मेट्रो में नहीं बैठता है। गुजरात जावा तो मेट्रो में बैठ जावा, जयपुर जावा बैठ जाओ, दिल्ली मेट्रो में कौन बैठा भाई? क्यों? दिल्ली दिल वालों की है भैया, है। अपन को तो पर्चा दिया हुआ है ना। तो बहुत परेशान हुए उस टाइम, परेशान इसलिए क्योंकि काफी सारा जो है डेटा रहता है मोबाइल के अंदर, क्या है, बहुत सारी चीजें रहती है, प्राइवेसी कंसर्न हो जाते हैं। हालांकि आईफोन था तो क्या है कि वो प्राइवेसी वाला, फिर पता चला कि उसको हैक नहीं किया जाता, वो तो क्या पार्ट्स बेच देते हैं, वो वापस नहीं आता, ये बात है, वापस नहीं आता है वो। चलो अब देखो, मैप से देख लो, मैप से क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा देखो, उत्तराखंड से लग रही है, हिमाचल प्रदेश से लग रही है, हरियाणा से लग रही है, और यहाँ पे छोटो बड़ो है नहीं, वो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और राजस्थान भारत रो सब बड़ो राज्य है। यूं लागे मध्य प्रदेश लाग रही है, और इंगे अलावा छत्तीसगढ़ लगे, मध्य प्रदेश से टूट गई छत्तीसगढ़ बना। फिर देखो झारखंड से लग रही है, बिहार से लग रही है, बिहार और बिहार से टूट के झारखंड बना है, ये लग रही है। तो ये तो हो गए कितने? 8 तो आपके हो गए भाई साहब राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दोनों तरीके से याद कर लेना, इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है। यूपी के आसपास आपको याद रह जाएंगे, हैं। यूपी से जो है नेपाल जाना बहुत आसान होता है, बिहार से भी नेपाल जाना बहुत आसान होता है। ठीक है, ज्यादातर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो यूपी बिहार से होते हुए नेपाल भाग जाते हैं बाय रोड। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। मैं भी वेब सीरीज हम देखे यार, मैं कोई भागता असली में नहीं देखा। चलो अब देखो, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा 7 राज्यों से छूती है, वो कौन सा है? असम है भाई साहब। अब खान बोलर भी बतायो मैं कि असम है। वह राज्य जिसकी सीमा 6 राज्यों से लगती है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है, इनकी 6 से लगती है। इनमें नहीं पूछा जाएगा आपको कि कौन सी किससे लग रही है। भाई विश्व और भारत के पेपर उठा के देखना, आप प्रश्न बनते हैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रो लेवल है, वो ऑलरेडी लेवल अप करके पढ़ा रहा हूं। ऐसा ही का पेपर देख लो, आपको ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी पूछा है, मैंने तो बहुत सारी चीजें करवा दी। अरे मैंने तो बहुत तबियत से आप लोगों को कराया। एक मैं वीडियो बनाकर दूंगा, जो मेरे रीट के समय बनाए हुए नोट्स का रजिस्टर है, वो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें भाई साहब बहुत तबियत से मेहनत की थी, है ना। तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो आइडिया आएगा। वो विश्व भारत का ही मेरा नोट्स का रजिस्टर बना हुआ है, और आज वापस देख रहा था मैं ऐसे रिविजन करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये तो विद्यार्थी को बताना चाहिए, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं होता कि नोट्स कैसे बनाए जाए। उसमें नक्शे तक मैंने बहुत शानदार हाथ से बना रखे हैं, और वो उस समय की यादें मुझे दिलाता है कि हाँ कितनी मेहनत की थी उस समय, है ना। मैं बताऊंगा एक दिन, कभी फुर्सत से आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दूंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी आप लोग सीख लोगे, इस तरीके से नोट्स बनाए जाए। ठीक है, देखो
वह राज्य जिसकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है, वह राज्य जिसकी सीमा, यहाँ पे ये वह लगा हुआ है ना, केवल एक करना, केवल एक राज्य से लगती है। सिक्किम की लगती है केवल पश्चिम बंगाल से, और मेघालय की लगती है केवल असम से। केवल एक राज्य से पूछे तो ध्यान रखना सिक्किम की, देखो यहाँ पे अपने ये लिया था ना नक्शा, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना ये सिक्किम है। अब ये सिक्किम की क्या है, सिर्फ पश्चिम बंगाल से लग रही है, यहाँ इधर इसके नेपाल आ जाएगा, इधर इसके भूटान आ जाएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये सिर्फ इससे लगती है। और अपन ने कौन सा पढ़ा है, और देखो मेघालय की सिर्फ असम से लगती है, मेघालय की सिर्फ असम से लग रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो मेघालय है इसके देखो यहाँ पे देखोगे ना तो सिर्फ असम से लग रही है, ये यहाँ पे इसके यहाँ पे भी असम आ रहा है, यहाँ पे भी असम आ रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश आ गया। तो सिर्फ एक एक राज्य से सीमा लग रही है, सिर्फ एक एक राज्य से जुड़े हुए हैं ये। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है, मैप में भी बता दिया आपको, ठीक है। भारत के वे राज्य जो समुद्री और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, अरे भाई समुद्री सीमा भी बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, तो वो है आपके दो राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में देखोगे तो इस तरफ पश्चिम में तो आपके गुजरात है और पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं, समुद्री सीमा भी बना रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भारत का पुदुचेरी ऐसा प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। कैसे कि इसका जो माहे क्षेत्र है वो केरल के अंदर है, माहे केरल के अंदर है जिला इसका, कारेकल इसका तमिलनाडु में है, यनाम इसका आंध्र प्रदेश में है, और पुदुचेरी खुद भी तमिलनाडु में है। पुदुचेरी देखो, पुदुचेरी देखोगे तो ये पुदुचेरी यहाँ है। अब इसका जो है कराईकल देखोगे तो ये यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ठीक है। यनाम देखोगे तो ये सीमांध्र यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ रहा है, और माहे देखोगे तो ये केरल के अंदर पड़ता है। तो ये ऐसा है जो एक तरीके से कैसे 3 स्टेट के अंदर फैला हुआ है। क्या केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बात हो रही है, तो ये अपने आप में विशेष भूमिका रखता है, इससे भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी ध्यान में रखें आप। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। चलो आप लोग देखो, भारत के राज्य के जिनकी सीमा, भारत के वे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। अब देखो मैंने आप लोगों को सारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर उन देश से लगने वाले राज्य सारे बताए हैं, लेकिन प्रश्न बनाने का पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको कि एग्जामिनर ऐसे भी प्रश्न बना सकता है। मैंने वो बता दिए, उससे नहीं बना के इस तरीके से बनाए तो आपको क्या बना बनाया पका पकाया माल मिल रहा है। आपको सिर्फ जो है उसको पढ़ना है, याद करना है कि हाँ पैटर्न मैंने सारे दे दिया आप लोगों को, आपको तो सिर्फ जो है अब इसके अलावा भौगोलिक सीमाओं में कुछ भी बचेगा नहीं पीछे। इतना याद कर लिया ना, एग्जामिनर यूं बारे प्रश्न बना ही नहीं सके, ठीक है। देखो वे राज्य जिनकी 3 देशों से सीमा लगती है, तो जम्मू कश्मीर इसमें आता है, जम्मू कश्मीर जिसकी पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से सीमा लगती है। अब यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है ना, इसको जो है अफगानिस्तान से इसलिए अपन यहां से काट देते हैं, इसको इसलिए काटते हैं क्योंकि ये जो है लद्दाख इसमें अलग हो गया। अब अफगानिस्तान से सिर्फ कौन बनाता है, लद्दाख बनाता है, तो अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर को काट देते हैं इसमें से, ठीक है। चलो जम्मू कश्मीर इसलिए हटाता है क्योंकि पाकिस्तान से और चीन से तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर लद्दाख एकमात्र है जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, इसको निकालते हैं अपन। सिक्किम ध्यान में रखें, चीन, नेपाल और भूटान, चीन, नेपाल और भूटान से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से बनाता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बनाता है। तो यहाँ पे जो है 3 देशों से सीमा बनाने वाले कितने हैं, 3 है। जम्मू कश्मीर को हटा देना है ना, जम्मू कश्मीर को हटा देना, 3 बचेंगे। और भारत के ऐसे राज्य जो 2 देशों से सीमा लगाते हैं, जो 2 से सीमा लगाते हैं, एक तो उत्तराखंड है जो नेपाल से भी सीमा लगती है, चीन से भी लगती है। असम है जो चीन से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है। और मिजोरम है जो म्यांमार से भी सीमा लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। तो 2 से सीमा बनाने वाले भी 3 और 3 से सीमा बनाने वाले भी 3 है। अब कौन से है ये सीधे बता दिया आपको, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बना बनाया माल मिल रहा है, सीधा ही क्या करना है, लिखना है, याद करना है, और प्रश्न आ जाए तो झंडे गाड़ देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इतनी देर से साइड में जाके बोल रहा था, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भारत की समुद्री सीमा जो है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका से बहुत ज्यादा आप लोगों को सवाल पूछते हैं, भारत और श्रीलंका से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, भारत यहाँ पे श्रीलंका का प्राचीन नाम ध्यान में रखें आप, सिलोन है, पूर्व का मोती कहा जाता है और रत्नों का देश कहा जाता है। अब इनके बीच में क्या क्या है, इनके बीच में पाक जल संधि, जिसको पाक जल डमरू भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू। अब मैं पहला नई तैयारी करता हूं तो पाक जल डमरू लिखे हो जाता, तो क्या इनके पूछने का हमें अपन ध्यान है, पाक जल डमरू पाकिस्तान रे बटे है, भारत पाकिस्तान के बीच पाक जल डमरू क्या हटे, तो गड़बड़ है,
है। जोधपुरा सभ्यता जोधपुरा में थोड़ी है, वही चीज है। पाक जल डमरू पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़ी है, पाक जल डमरू श्रीलंका और भारत के बीच है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है और आदम का पुल है। और जो आप अपन जिसको कहते हैं ना अपने रामेश्वरम यही पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं अपन राम सेतु, जो राम सेतु के अवशेष अपन कहते हैं वो यहीं पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पम्बन द्वीप तमिलनाडु का आखिरी बिंदु है। पम्बन द्वीप तमिलनाडु का आखिरी बिंदु कौन सा है? धनुषकोटी। कौन सा है? धनुषकोटी है पम्बन द्वीप का। पम्बन द्वीप भी यहीं पे पड़ता है। राम सेतु धनुषकोटी से चेन्ना मन्यार द्वीप तक है। राम सेतु धनुषकोटी से चेन्ना मन्यार द्वीप तक है। और जब सैटेलाइट की इमेज देखते तो वहां पे ऐसे दिखता भी है। ठीक है, धनुषकोटी से चेन्ना मन्यार द्वीप तक श्रीलंका तक माना जाता है। कच्चा दीवू द्वीप है एक, जिसे कच्चा तीव द्वीप भी कहते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच विवादित रहता हमेशा ही। ये क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है। 1947 में श्रीलंका को सौंप कर विवाद को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है मछुआरे वगैरह जाते हैं तो विवाद चलता रहता है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये एलिफेंटा दर्रा जो है वो श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ता है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में तमिल बाहुल्य जो क्षेत्र है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जाफना प्रायद्वीप में। और हरमनटोटा बंदरगाह जो है वो चीन द्वारा श्रीलंका में निर्मित है। चीन द्वारा है, चीन का आधिपत्य है वो श्रीलंका के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो ये श्रीलंका और भारत से संबंधित आप लोगों को जो प्रश्न पूछेंगे वो रैपिड क्विक रिवीजन के अंदर ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ेंगे अब अपन। ठीक है, अब देखो समुद्री जो सीमाएं होती है, समुद्री सीमाएं कैसे निर्धारित होती है? कई बार देखते हैं ना, जैसे कि ये मछुआरे होते हैं, ये मार्ग भटक जाते हैं समुद्र के अंदर तूफानों के अंदर, तो ये दूसरी देश की सीमा में चले जाते हैं। ये सीमाएं कैसे निर्धारित होती है इसको समझो। ये मील में होती है, यहाँ की जो सीमाएं होती है ना वो मील के अंदर होती है। इसको समझो आप थोड़ा सा कि इसका निर्धारण, समुद्री एरिया का निर्धारण जो है UNCLOS संधि द्वारा जो है वो 1982 में किया गया। और यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी कहा जाता है इसको। ये 3 प्रकार बताए इसमें सामुद्रिक सीमा क्षेत्र होता है एक, जिसे टेरिटोरियल जोन कहा जाता है। ये समुद्री तट रेखा से 12 NN यानी कि नॉटिकल मील, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक होता है। जैसे कि ये चित्र देखो कि ये जो है आंतरिक जल क्षेत्र है, ये लाइन खींच दी, यहाँ पे बेस लाइन है, एक आधार रेखा बना दी, बेस लाइन है ये है। अब यहां से 12 नॉटिकल मील, यहां से 12 नॉटिकल मील तक जो है प्रादेशिक समुद्र होता है, यानी समुद्री सीमा जो है वो इनकी बिल्कुल टेरिटरी है। अब किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है इसके अंदर, वो खनन कर रहे हैं, इसके अंदर तेल निकाल रहे हैं, इसके अंदर जो है कुछ भी संसाधन इनको मिलते हैं, तो ये पूरा अधिकार होता है किसी देश का। कितना? 12 नॉटिकल मील तक होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि NM का मतलब क्या? नॉटिकल मील 1852 मीटर या 1.85 किलोमीटर इसके अंदर होते हैं। एक नॉटिकल मील के अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1.8 किलोमीटर होते हैं। ये ध्यान रखना अपन को। अब फिर देखो दूसरे प्रकार आता है संलग्न सीमा। ये ध्यान रखना, 12 नॉटिकल मील। दूसरे अंदर आता है संलग्न सीमा, इसमें आता है 24 नॉटिकल मील। कहां से? बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील, यानी 12 तो ये और इसके आगे के 12, इसके आगे के 12। वास्तविक विस्तार कितना होता है? 12 नॉटिकल मील होता है, क्योंकि इसके आगे का जो 12 है ये सन्निहित क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि संलग्न सीमा। इसके अंदर क्या किया जाता है? सीमा शुल्क होता है, वसूली होती है, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार होता है इसके अंदर। सीमा शुल्क वगैरह जो है, बॉर्डर चार्ज वगैरह यहां से लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद में आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ बोला जाता है जिसको। ये 200 नॉटिकल मील तक होता है, यानी कि ये 12 और फिर 176 आगे तब होते हैं 200 नॉटिकल मील। कहां से? बेस लाइन से। ये जितनी भी मैं दूरी बता रहा हूं, ये यहाँ पे 12, 24, 200 ये बेस लाइन से है। यदि इनको जोड़ोगे तो फिर इनको जो है आपको सही तरीके से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये जो वास्तविक विस्तार कितना? 176। क्यों? क्योंकि -24 हो गए, 12 ये और 12 वो। संसाधनों का सर्वेक्षण होता है इसके अंदर, दोहन होता है और संरक्षण का अधिकार होता है। कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार भी होता है और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार होता है। लेकिन किसी भी देश के खनन वगैरह वो नहीं कर सकते, संपूर्ण अधिकार किसी भी देश का नहीं होता है। 200 नॉटिकल मील तक ये अधिकार होता है, उसके बाद में तो किसी तरह का अधिकार नहीं, उसके बाद में किसी तरह का अधिकार नहीं होता है। तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है 200 नॉटिकल मील तक। और इसके बाद में आता है हवाई सीज, यानी कि फिर बाद में भैया किसी का यहाँ पे अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में ये है। अब यहाँ पे भी देखे ना अगर, तो 12 नॉटिकल मील तक राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र होता है, फिर उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, हाई सीज हो जाता है इसके बाद में।
200 नॉटिकल मील के बाद में हाई सीज। तो ये आपको समझना जरूरी है, इस डायग्राम से भी समझ में आएगा, ये इससे भी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपन कुछ और परीक्षा दृष्टि से देखें तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है, फिर अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखो परीक्षा दृष्टि, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है सबसे बड़ा, है ना, अपना चौथी बाई 39 वाला। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखें जनसंख्या के आधार पे तो दिल्ली केंद्र शासित में सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के आधार पर केंद्र शासित के अंदर लक्षद्वीप सबसे छोटा है। कुछ छोटे बड़े के फैक्ट आप लोगों को इसमें मैंने बताए हैं जो आप लोगों के परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते तो टोटल 18 है। भाई प्रश्न एग्जामिनर क्या भी बना देना, मैं सब तरीके प्रश्न बना थार लिया हूं के भाई थे पढ़ लो, यूं बारे थार जानो मुश्किल है, वही तो याद होगो ना तो थे भाग्यशाली समझो खुद ने कि थे बहुत सारा लोगों आगे हो, ठीक है। तो ये 18 ध्यान रखना। भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? 7 देशों के साथ बनाता है। याद होगा आप लोगों को ट्रिक बताई थी कौन सी, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। अब देखो भारत के साथ सिर्फ स्थलीय सीमा से लगे देश, सिर्फ स्थलीय है यानी कि समुद्री सीमा नहीं लगेगी, यानी कि समुद्री सीमा नहीं लगेगी, सिर्फ स्थलीय सीमा बनाते हैं 4 देश जो अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। कौन बनाते हैं? अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान बनाते हैं। और भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों समुद्री सीमा भी बनाने वाले हैं तो 3 देश है, तो पाकिस्तान आ जाता है इसमें, बांग्लादेश आ जाता है और म्यांमार आता है। फिर 4 और 3 दोनों मिला के कितने हो गए? दोनों मिला के हो गए 7, ठीक है। भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाने वाले देश, यानी कि कृत्रिम सीमा नहीं है, प्राकृतिक यानी पहाड़ों से सीमा हो जाएगी, नदियों से हो जाएगी, ये प्राकृतिक सीमा होती है। इसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमा प्राकृतिक सीमा है। और भारत के साथ कृत्रिम यानी मानवीय सीमा बनाने वाले देश, तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान रेड क्लिफ आ गई, अफगानिस्तान डूरन रेखा आ गई, बांग्लादेश के साथ में भी रेड क्लिफ होती है जिसको अपन त्रिपुरा से बनने वाली सीमा को जीरो लाइन कहते हैं, और चीन के साथ में बनने वाली मैकमोहन रेखा है। चारों, अब इनके चारों के नाम है, क्यों? क्योंकि ये कृत्रिम सीमा है तो इनके नाम दिए गए, और यहाँ पे प्राकृतिक है तो इनके कोई नाम नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में कभी आता है इनके 4 के नाम क्यों बताते हैं, इनके क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये प्राकृतिक सीमा है, और इस चीज को कहा जाता है कंसेप्ट, ठीक है, कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ रटने से क्या होगा? तो ये कंसेप्ट है कि आप किसी को कह भी सकते हो कि ये 4 के तो नाम सब जगह पढ़ने आते हैं, इनके क्यों नहीं है बता। अगर वो बता दे तो ध्यान रखना कि बिना भी मतलब वो कंसेप्ट क्लियर है, नहीं बताया तो ध्यान रखना कि अपार क्लियर है, अपार बढ़िया नॉलेज में है कि अपार सर बढ़िया पढ़ा रही है। अब प्रादेशिक जल सीमा ये बता दिया आपको, तट रेखा से समुद्री मील तक है, बेस लाइन से समुद्री मील। सन्निकट क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र 12 समुद्री मील से 24 समुद्री मील, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 24 समुद्री मील से 200 समुद्री मील। चलिए ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, चलो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है टापरो। इनके साथ अपारे आ शॉर्ट एंड स्वीट क्लास पूरी हुई, आधे घंटे में थान करा दियो, मतलब थे लिखने बैठो ना तो थान लागी 2-2.5 घंटा आना नोट्स बनाने में। क्यों? क्योंकि मैंने भी स्लाइड बनाने लगे तो मन ध्यान पड़ जाए कि हाँ इतनी तो समय लागी। और जिनको सुपर फास्ट रिवीजन करना है कि अब 3 महीने बचे हैं, हमें सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और हम विश्व भारत जी के राज्य व्यवस्था में से कुछ सवाल बाहर नहीं जाए, ऐसा करना है कि हम जो 10 में से 9 सवाल करके आ जाए और बार बार रिवीजन हो जाए। तो उनके लिए आपको मैंने बताया भी है, ये रिवीजन बूस्टर किताब अब मार्केट में आ चुकी है। और भाई साहब जितने लास्ट टाइम जितने भी वरिष्ठ अध्यापक बने हैं, लगे हैं, ऐसे शायद ही कोई वरिष्ठ अध्यापक ऐसे होंगे जिन्होंने इसका लाभ नहीं लिया। जीजीडी वन लाइनर के तो भैया फैन है लोग, तो यहाँ पे आप लोग जो है द्रुत गति से रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन बूस्टर है, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाए गए हैं, और 80 से 90% सवाल इसमें से हूबहू बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, आराम से चीजों को दोहराओ, दोहरान जितना करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे, उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ देख रहे हो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवा दिया आप लोगों को। मॉडल पेपर में तो सारे के सारे प्रश्न वो उस तरीके के लिए हैं जो कथन कारण, सुमेलन वगैरह, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में अप्रैल के एंड तक आप लोगों के प्रत्येक चैप्टर के 15-15 प्रश्न वाला एक टेस्ट एक्स्ट्रा जुड़ेगा, जिसमें सिर्फ कथन कारण वाले, कालानुक्रम वाले वगैरह ऐसे सवाल होंगे। अब मैं ये चीजें बार बार बता चुका हूं, लेकिन कई टावर सुने नहीं, तो धैर्य नहीं है, बेवजह पूछता रहे टेक्निकल टीम में।
वो नहीं जुड़ा, ये नहीं आ रहा है, उसमें वो आ रहा है, फलाना आ रहा है, जबकि मन ध्यान है कि मैं सारी सूचना दे दूं, पर थाने ने ध्यान तो देना पड़ी तब। थाने यूं लगा क्या बस तो क्लास तो होगी, हम सर 2 मिनट तो यूं ही संबोधन करें। अरे वो यूं ही संबोधन में सूचना है, अरे किन्ने पड़े टाइम को नहीं है कि यही संबोधन करना है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। चलिए आज की इस क्लास को साथियों यहीं पे पूरा करते हैं। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।